बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 44 लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसा कि हम पिछले काफ़ी लेक्चर से जो डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो है हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स में पिछली 2 वीडियोस से या 2 लेक्चर से आप कह रहे हैं कि हम जो एरर्स कर रहे हैं वो है कंफ्यूज्ड एरर्स। और हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंफ्यूज्ड एरर्स शुरू करने से पहले फिर बताऊँ आपको कि कंफ्यूज्ड एरर्स को हम कंफ्यूज्ड एरर्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों, कंफ्यूज्ड एरर्स बेसिकली वो एरर्स हैं कि जिनमें ऐसी यूजेज इस्तेमाल होती है जो हम जनरली करते हैं, ठीक है, और वो यूजेज देखने में ठीक लगती है लेकिन हकीकत में वो गलत होती है, और जो ठीक होती है जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो हमें वो अजीब लगती है। इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से ठीक कौन सा है और इनमें से गलत कौन सा है। सो कंफ्यूज्ड एरर्स बहुत इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा इन पे रिसर्च की और फिर उनको जो है वो आपके लिए नोट डाउन किया, ठीक है। अब हमने 2020 के, चूँकि हम हर वीडियो में 20 एरर्स को डिस्कस करते हैं, हमने अभी तक 40 एरर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा इसका होगा पार्ट 3, ठीक है। इससे पहले कि मैं 41 से स्टार्ट करूं, मेरी फिर रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है, जैसे पार्ट 3 आया, इसके बाद पार्ट 4 आ जाता है, पार्ट 5 आ जाता है, तो वो आप तक पहुंच जाए, खुद ही पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, ठीक। चलें, अब हम शुरू करते हैं कि पॉइंट नंबर 41 या यूजेज नंबर 41 या एरर नंबर 41, कोई भी नाम हम दे दें। 41 क्या है, यूजेज क्या है? 41 है ही शुड नॉट एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। मैं साथ साथ, जैसा मेरी आदत है, हर एक पहले मैं समझाता हूँ फिर बताता हूँ कि ये गलत है और इसका दुरुस्त क्या होगा। अब ये ही शुड नॉट एस्पायर फॉर ग्रेटनेस यानी उसे ग्रेटनेस के लिए ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। एस्पायर करना, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अब वो चूँकि हमारे ज़हन में आता है कि उसको इस काम के लिए नहीं करना चाहिए, और के लिए हम लगाते हैं फॉर, ठीक है। सो फॉर का वर्ड इसलिए आया है कि हमारे ज़हन में आया कि इस काम के लिए करना चाहिए। अब इसका करेक्ट क्या है? ही शुड नॉट एस्पायर इन ग्रेटनेस। अब देखिए, अगर गौर करें फॉर ग्रेटनेस और इन ग्रेटनेस, तो ऐसे लगता है कि जो फॉर ग्रेटनेस था वो शायद बेहतर था, लेकिन नहीं। हमने बार बार ये कहा कि ये कंफ्यूज्ड एरर्स आर बेसिकली द यूजेज ऑफ इंग्लिश। अंग्रेज़ लोग इस कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज़ को या इस जुमले को जिस अंदाज में बोलते हैं, चाहे वो हमें सुनने में, पढ़ने में, लिखने में गलत लगे, लेकिन वो उनके हिसाब से करेक्ट होता है, इसलिए हमने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो गया? ही शुड नॉट एस्पायर इन ग्रेटनेस, ठीक। उसके बाद हम आगे 42 कहता है आई एम डिस्गस्टेड ऑफ दिस वर्क, यानी मैं इस वर्क से, इस काम से तंग आ चुका हूँ। फिर इसमें प्रेपोजिशन कह रहा है, पिछले वाले में भी प्रेपोजिशन कह रहा था, फॉर की जगह इन लगना था। देखो ना, आई एम डिस्गस्टेड ऑफ दिस, मैं इस वर्क से तंग आ चुका, इस काम से तंग आ चुका हूँ कि मेरे से मैं तंग हो गया हूँ कि यार ये क्या मुसीबत है। आई एम डिस्गस्टेड ऑफ दिस वर्क, इसका करेक्ट क्या होगा? आई एम डिस्गस्टेड विद दिस वर्क। करेक्ट क्या होगा? आई एम डिस्गस्टेड विद दिस वर्क, यानी ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा, विद दिस वर्क। तो ये इसका हो गया करेक्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं 43 पे। सेंटेंस नंबर 43 या एरर नंबर 43 है आई हैव ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। मैंने चाय के कप का ऑर्डर दिया है। तो वी ऑर्डर फॉर समथिंग, ठीक है ना। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, कि मैंने चाय के कप के लिए ऑर्डर दिया है। अब देखो ना, ऑर्डर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ऑर्डर देना। के लिए का लफ्ज़ उसके अंदर ही मौजूद है,
मायनी उसके अंदर ही मौजूद है। मतलब मैं कहूँ आई हैव ऑर्डर्ड अ पेन, इसका मतलब मैंने पेन के लिए ऑर्डर दिया, तो के लिए का मायनी उसके अंदर आ गया, तो यही गलती यहाँ पे है। तो इसका मतलब है ये ग्रामेटिकल एरर है, ये कोई कंफ्यूज्ड एरर नहीं है, लेकिन हम चूँकि बोलते ऐसे हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगरचे ये प्योरली ग्रामर की प्रेपोजिशन की गलती है। ठीक है, ये मैंने आपको जब प्रेपोजिशन पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि प्रेपोजिशन कई ऐसे होते हैं, किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगता है, किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, उसके मायने में ही प्रेपोजिशन मौजूद होता है। ठीक, मसलन आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, तो करेक्ट क्या होगा, आई हैव ऑर्डर्ड, फॉर नहीं लगेगा, आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 44 या एरर नंबर 44, देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू कॉलेज नाउ। बड़ा देखने में देखा बिल्कुल ग्रामेटिकली दुरुस्त फिक्रा लिख रहा है, ये कोई फ़ायदा नहीं कॉलेज जाने का। देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू कॉलेज नाउ, देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू कॉलेज नाउ। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, देर इज़ नो यूज़ इन गोइंग टू कॉलेज नाउ। अब देखो ना, देखने में देर इज़ नो यूज़ ऑफ कॉलेज, कॉलेज जाने का ऑफ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, देखो ना, ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ, तो वो का की ये इंटरलिंगुअल एरर हो गया, चूँकि उर्दू में आया का, इंग्लिश में आया ऑफ, बेसिकली क्या लगना था, इन। देर इज़ नो यूज़ इन गोइंग टू कॉलेज नाउ। फिर सुन लें, इनकरेक्ट क्या हुआ, देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग टू कॉलेज नाउ। करेक्ट क्या हुआ, देर इज़ नो यूज़ इन गोइंग टू कॉलेज नाउ। ठीक, उसके बाद आगे हम 45 पे, पाकिस्तान डजंट लैक इन नोबल पेट्रियट्स, कि पाकिस्तान के अंदर जो सच्चे नोबल मुहिब वतनों की कमी नहीं है। अब देखो, जो मुहिब वतन होता है, जो नोबल, जो पैट्रियट होता है या पैट्रियट्स होते हैं, वो ऑलरेडी नोबल होते हैं। ये अब यूजेज का एरर है कि इसमें वोकैबलरी की गलती है कि जब पैट्रियट्स लगा दिया तो उसके साथ नोबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान डजंट लैक इन पैट्रियट्स, यानी पैट्रियट्स में ही लफ्ज़ क्या आ गया, नोबल। नोबल उसके अंदर मौजूद है, हमें नोबल बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसी तरह नंबर 46 में हम देखते हैं, आई हैव नो ट्रस्ट अपॉन यू, मुझे तुम्हारे पे कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर, हम बोलते नहीं मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, तो वो चूँकि पर बोलते हैं उसके लिए हम यहाँ ऑन बोल देते हैं, आई हैव नो ट्रस्ट ऑन यू या आई हैव नो ट्रस्ट अपॉन यू, ये दोनों बोल देते हैं हम, जो कि गलत है। आई हैव नो ट्रस्ट इन यू, वी शुड हैव ट्रस्ट, ये प्रेपोजिशन का एरर है, पर्टिकुलर फ्रेज है, वर्बल फ्रेज, ट्रस्ट इन, वी शुड ट्रस्ट इन समवन। तो करेक्शन क्या हुई, आई हैव नो ट्रस्ट ऑन यू या अपॉन यू, गलत, आई हैव नो ट्रस्ट इन यू। ठीक, ये हो गया नंबर 46। अब हम आ जाते हैं 47 के। अब ये 47 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना है। ईदर ही और हिज ब्रदर वॉज टू बी ब्लेम्ड। अब हमें ये देखने में लगता है बिल्कुल ठीक है कि या वो या उसके भाई पर ब्लेम जाना चाहिए था, तो ब्लेम उन्होंने तो नहीं लेके जाना, किसी ने ले जाना है, तो हमने इसको पैसिव की सेंस में बनाया। ईदर ही या वो और हिज ब्रदर या उसका भाई वॉज टू बी ब्लेम्ड, उन पर इल्ज़ाम आना चाहिए था, तो इल्ज़ाम उन्होंने तो नहीं लाना, किसी ने लाना है। तो टू का पैसिव क्या होता है, टू के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म। अब ये ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इंग्लिश यूजेज में देखें तो ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश यूजेज अब क्या है, ध्यान से सुने, ईदर ही और हिज ब्रदर वॉज टू ब्लेम। ठीक है, अब वॉज टू ब्लेम ऐसे लगता है एक्टिव है कि वो ब्लेम करेंगे, लेकिन नहीं, ये सेंस वही है कि वॉज टू ब्लेम यानी इन पे इल्ज़ाम है। ठीक है, ईदर ही और हिज ब्रदर वॉज टू ब्लेम, यानी तुम ब्लेम, तुम्हारे पे ब्लेम होना चाहिए था, यानी आई ब्लेम यू। ठीक है ना, आई ब्लेम यू, ही ब्लेम्स मी। इसी तरह ये हम कहेंगे कि ईदर ही और हिज ब्रदर
वॉज टू ब्लेम, यानी उन पे इल्ज़ाम आना चाहिए था। तो उसको हम पैसिव सेंस में नहीं बोलते, अंदाज एक्टिव वाला होता है, सेंस पैसिव वाली होती। तो ये इंग्लिश यूजेज है। अंग्रेज़ चूँकि इस तरह अगर ग्रामेटिकली लफ्ज़ी तर्जमा करें तो पहले वाला भी ठीक है, लेकिन पहले वाला ठीक नहीं है। यही इसका ये प्योरली कन्फ्यूज्ड एरर है। ठीक, इसी तरह द टीचर विल टेक आवर टेस्ट, ये फिर एरर है वोकैबुलरी का। 48 है, नंबर 48, द टीचर विल टेक आवर टेस्ट ऑन मंडे। देखो ना, टेस्ट इज ऑलवेज टेकन, टेस्ट टेक करते हैं बच्चे, यानी आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट। ठीक है, टीचर गिव्स अ टेस्ट फॉर अस, वी टेक, ही गिव्स, वी टेक। अब ये इंग्लिश यूजेज है। हम लफ्जी तर्जमे में दोनों जगह भी टेक लगा देते हैं, यानी उस्ताद पेपर लेगा, टीचर विल टेक अ टेस्ट, हम पेपर देंगे, वी विल टेक अ टेस्ट। हम उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम दोनों में टेक लगाते हैं और दोनों को ठीक समझते हैं और लगता भी ठीक है, कोई गलत लगता नहीं। लेकिन जब इंग्लिश यूजेज देखते हैं, अंग्रेज़ कैसे बोलता है, क्योंकि लैंग्वेज तो उनकी है, अंग्रेज़ कैसे बोलता है, तो वो हमारा जो टेक है उसको गलत कर देता है। वो कहता है ईदर ही द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट, गिव अस अ टेस्ट। देखो ना था, द टीचर विल टेक आवर टेस्ट ऑन मंडे, गलत, द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट ऑन मंडे। सो स्ट्रक्चर का भी एरर हुआ। फिर सुन लें, 47 की तरह ये 48 भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरर है कि द टीचर विल टेक आवर टेस्ट ऑन मंडे। देखने में बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं, ट्रांसलेशन में किसी ने किया हो हम टिक कर देते हैं, लेकिन करेक्ट क्या है? करेक्ट है द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट ऑन मंडे। हाँ, वी विल टेक दैट टेस्ट, वी विल टेक अ टेस्ट गिवन बाय आवर टीचर। टीचर गिव करेगा, हम टेक करेंगे। अब हमारी कई ग्रामर जो हैं छोटे बच्चों के लिए वो गिव का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमने देखो बच्चों, मैं ये चीज़ बार बार आपको समझा रहा हूँ, कब से हमने एरर शुरू किए हुए हैं। ये हम देखो ना, लैंग्वेज की 44th उस पे आ गए हैं लेक्चर पे, तो ये लैंग्वेज ही हम सीख रहे हैं ना। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखा, टेंसेस भी देखा, हमने मिसलेनियस भी देखे, फिर हम कॉमन एरर्स पे आ गए। कब से कॉमन एरर्स पे हम काम कर रहे हैं? पिछले कम से कम 4-5 माह से मैं सिर्फ कॉमन एरर्स पे ही काम कर रहा हूँ। तो कॉमन एरर्स जो हैं ये वाकई कुछ ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज, अच्छे भले टीचर्स को भी कंफ्यूज कर देते। बट अगेन मेरी बात वही है, वी हैव टू फॉलो द इंग्लिश, वी हैव टू फॉलो द यूजेज ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो करेक्ट हुआ द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट ऑन मंडे। उसके बाद 49 ये फिर वोकैबुलरी का एरर है, ही ट्रस्ट्स इन मी, ही ट्रस्ट्स इन मी, वो मुझ पर भी पीछे हमने पढ़ा है ट्रस्ट का। ही ट्रस्ट्स इन मी, करेक्ट क्या होना चाहिए? इसके ट्रस्ट जो वर्ब है इसका मतलब ही है किसी पर भरोसा करना, तो इसका करेक्ट क्या होगा? ही ट्रस्ट्स मी, आई ट्रस्ट यू। अब मैं ये नहीं कहूँगा आई ट्रस्ट इन यू, नो, आई ट्रस्ट यू। इसी तरह ही ट्रस्ट्स मी, इन का वर्ड यानी प्रेपोजिशन। देखो आपको शुरू में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाए थे, स्टार्ट के पहली 10 वीडियो देख लें, उनमें मैंने यही चीज़ बार बार आपको कही थी कि 2 ऐसे यूजेज हैं, एलिमेंट्स हैं इंग्लिश के, वोकैबुलरी के, स्ट्रक्चर के, सब के, जिनमें एरर्स बहुत होते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक आर्टिकल और एक प्रेपोजिशन। आप जब देख रहे हो, पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि ज़्यादातर एरर्स जो हैं वो प्रेपोजिशन के आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि प्रेपोजिशन का यूजेज वाकईतन बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आ गया 50, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। फिर प्रेपोजिशन की गलती, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम है? अब देखो मे, घड़ी में क्या टाइम है? मे की इंग्लिश क्या होगी? इन। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, गलत, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इनका वर्ड यूज नहीं करना। ठीक, उसके बाद हम आगे 51 पे। 51 है द हाउस इज टू बी लेट। क्या मतलब है? घर किराए के लिए खाली है।
हालांकि किराए के लिए खाली होना की इंग्लिश टू लेट होती है। यानी टू लेट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा घरों के बाहर लिखा होता है, कईयों के बोर्ड लगाया होता है, लिखा होता है टू लेट। इसका मतलब क्या है, किराए के लिए खाली है। तो इसको फिर पैसिव सेंस में नहीं हमने बोलना। फ्रेज टू लेट का मतलब है किसी चीज़ का किराए के लिए खाली होना। ठीक, तो इसका क्या होगा, दिस हाउस इज टू बी लेट, गलत, दिस हाउस इज टू लेट, यानी बी खत्म हो जाएगा, दिस हाउस इज टू लेट, क्योंकि टू लेट का मतलब है किराए के लिए खाली होना। ठीक, 52, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल द रेडियो स्टेशंस। द न्यूज वॉज, यानी न्यूज जो है, खबर जो है, कहते हैं खबर तमाम रेडियो स्टेशन से नशर हुई, तमाम रेडियो स्टेशन से। अब चूंकि लगा ना वो, हम फिर कहते हैं खबर खुद तो नहीं हुई, किसी ने किया, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ब्रॉडकास्ट ही इसकी थर्ड फॉर्म है, यानी ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्ट। अब इसका करेक्ट क्या होगा, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट, नॉट ब्रॉडकास्टेड, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट। अब ये फिर ग्रामर की गलती है, हम ग्रामर को मिसअंडरस्टैंड, जनरलाइज कर देते हैं। ठीक, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल द रेडियो स्टेशंस। ठीक, उसके बाद हम आगे 53 पे। 53 क्या कहता है, ही इज राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, ही इज राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन। अब ग्रामेटिकल इसमें भी कोई गलती नहीं देखने में, ठीक है, कि उसे पूरा हक हासिल है ये राय रखने का। ही इज राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, करेक्ट क्या होगा, ही इज राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, ही इज राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, ही इज राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, ही इज राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन। उसके बाद 54, आस्क द वुड कटर टू फॉल दिस ट्री, आस्क द वुड कटर टू फॉल। अच्छा, हम समझते हैं फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल सेकंड फॉर्म है। देखो कई वर्ड्स हैं जो मखसूस, फेल का मतलब होता है गिराना या गिरना, दरख्त जब काटा जाता है वो फेल में आता है। ठीक है, अब देखो, आस्क द वुड कटर टू फॉल दिस ट्री, यानी वुड कटर को बोलो कि ये दरख्त काट दे या गिरा दे। करेक्ट क्या होगा, यूजेज, इंग्लिश यूजेज, लफ्जी तर्जुमे ये बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश यूजेज क्या होगा, आस्क द वुड कटर टू फेल दिस ट्री। यही वो गलतियां जो हम करते हैं, आस्क द, और ये CSS में आती भी हैं, ये ज़्यादातर एरर्स वो हैं जो CSS में आते हैं। ठीक, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये मैंने 200 एरर्स, कंफ्यूज्ड एरर्स जो मैंने तलाश की हैं, इट टुक मी 6 months, कहाँ से मैंने तलाश की और एक बुक में मैंने, एक नोट्स में मैंने कन्वर्ट कर दी और आपको मुख्तलिफ वीडियोस में दे रहा हूँ। सो दीज आर गोल्डन वर्ड्स बच्चों। ठीक, उसके बाद आ गया 55। 55 है, डू यू फाइंड फॉल्ट इन हिज वर्क। अब देखो फिर ये वोकैबुलरी का, इसका प्रेपोजिशन का एरर है, डू यू फाइंड फॉल्ट इन हिज वर्क, इन हिज वर्क, एरर क्या होगा, डू यू फाइंड फॉल्ट विद हिज वर्क। अब देखो एरर क्या हुआ, हमने कह दिया डू यू फाइंड फॉल्ट इन, अब देखो उर्दू में देखो, क्या तुम्हें उसके काम में, काम में, तो में की इंग्लिश क्या हुई, इन। डू यू फाइंड फॉल्ट इन हिज वर्क, क्या उस आपको उसके काम में, तो इन लग गया, काम में इन, लेकिन करेक्ट क्या हुआ, डू यू फाइंड फॉल्ट विद हिज वर्क। ठीक, उसके बाद आगे हम 56 पे, ही रिग्रेटेड फॉर हिज इनएबिलिटी टू डू इट, ही रिग्रेटेड फॉर हिज इनएबिलिटी टू डू इट। ये भी प्रेपोजिशन का एरर है, वर्बल फ्रेज। कि रिग्रेट का मतलब क्या है, किसी बात पर पछताना। इसका मतलब है जब रिग्रेट लगा देंगे तो उसके साथ फॉर नहीं लगाना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है,
पछताना, कि ही रिग्रेटेड, उसे पछतावा था किस पे, फॉर हिज इनएबिलिटी, अपनी इस इनएबिलिटी पर, नलायकी पर, ना कर सकने पर, टू डू इट, कि ये काम ना कर सकने पर उसको बड़ा पछतावा था। करेक्ट क्या होगा, ही रिग्रेटेड हिज इनएबिलिटी टू डू इट, यानी ही रिग्रेटेड हिज इनएबिलिटी टू डू इट, यानी उसने रिग्रेट किया उसकी जो इनएबिलिटी थी ये काम करने की। तो रिग्रेटेड के साथ हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, उसके बाद है 57, एक्सप्लेन मी योर कंडक्ट, एक्सप्लेन मी योर कंडक्ट। अब ये स्ट्रक्चर कह रहा है, ग्रामर की कोई गलती नहीं है, देखने में बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करो, मैं कहूँगा यार तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है तो मुझे बिहेवियर एक्सप्लेन कर अपना, तो मैं कहूँगा एक्सप्लेन मी योर कंडक्ट। इसमें ग्रामेटिकल गलती क्या है, स्ट्रक्चर कह रहा है, सिंटैक्स। अंग्रेज इस तरह नहीं बोलेगा, वो कहेगा एक्सप्लेन योर कंडक्ट टू मी, पहले कंडक्ट को लाएगा, जो एक्सप्लेन करना है। मैं कहता हूँ ना मुझे अपना रवैया एक्सप्लेन करो, ठीक, कौन करे, तुम, यानी तुम अपना रवैया। अब ये इंटरलिंग्वल एरर है, उर्दू की वजह से हो रहा है। एक्सप्लेन मी और कंडक्ट की जगह हो जाएगा एक्सप्लेन योर कंडक्ट टू मी। ठीक, उसके बाद आ गया 58 है, ही रोट मी फ्रॉम अमेरिका। अब देखो ना, देखने में कोई गलती नजर नहीं, ही रोट मी, उसने मुझे अमेरिका से लिखा, ही रोट मी क्या लिखा, उसने कुछ तो लिखा होगा ना, तो अकेला रोट नहीं हम बोल सकते। ये देखो ना, फिर माइनर से एरर है लेकिन बहुत बड़ा एरर है, कंफ्यूज कर। ही रोट मी फ्रॉम अमेरिका, रोट व्हाट, अगर मैं कहूँ लेटर, कुछ तो लिखा ना, तो जो कुछ लिखा जाए हम उसके साथ टू लगाते हैं, तो फिर इधर रोट के साथ हमने क्या लगाना है, रोट टू। ही रोट टू मी फ्रॉम अमेरिका, ही रोट टू मी फ्रॉम अमेरिका। ठीक, आई एम सेंसिबल टू माई फॉल्ट्स, फिर इसमें 59 पे हम आगे, आई एम सेंसिबल टू माई फॉल्ट्स, कि मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे अपनी फॉल्ट्स की समझ आ जाती है, मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा फॉल्ट है। आई एम सेंसिबल टू माई फॉल्ट्स, करेक्ट क्या होगा, आई एम सेंसिबल ऑफ माई फॉल्ट्स। अब देखो ये सारे प्रेपोजिशन के एरर्स आ रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि एक जैसे एरर्स इकट्ठे जोड़ दिए जाएं। तो आई एम सेंसिबल ऑफ माई फॉल्ट्स, कि मुझे अपनी गलतियों का इल्म है, गलतियों का इल्म है। ठीक, और 60 आज का लास्ट एरर, ही इज़ फेवरेट टू ऑल हिज टीचर्स, फिर प्रेपोजिशन कह रहे हैं, ही इज़ फेवरेट, वो अपने टीचर्स का टू, ही इज़ फेवरेट टू ऑल हिज टीचर्स, यानी वो अपने तमाम उस्ताज़ा का बड़ा फेवरेट है। करेक्ट क्या होगा, ही इज़ फेवरेट विद ऑल हिज टीचर्स, ही इज़ फेवरेट विद ऑल हिज टीचर्स। ठीक, सो ये हो गया एरर नंबर 60। ठीक है, तो आज हमने फिर नेक्स्ट 20 एरर्स किए हैं पार्ट 3 में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इनको बार बार पढ़ना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, जब आप नेक्स्ट 20 पढ़ते हैं, सब आज 41 से 60 तक पढ़ा है, तो पिछले 40 को भी रिवाइज़ करें। यही इसका तरीका है, रिवीजन का रट्टा लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, मैं कोशिश करता हूँ आसान करके समझाने की, कुछ को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ही इज़ फेवरेट टू ऑल हिज टीचर्स, ही इज़ फेवरेट विद ऑल हिज टीचर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 20 रूल्स की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझे, मेरा नंबर आपके सामने आ रहा होता है स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद क्लियर, मज़ीद ऑडियो मैसेज करके समझा सकता हूँ, जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।